हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। हमारी इस सीरीज इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट किया हमारी सोसाइटी के ऊपर। उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, उसके एस्पेक्ट कितने होते हैं और वो किस तरीके से अनफोल्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आसान शब्दों में बात की जाए ग्लोबलाइजेशन की तो वो क्या चीज है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम ये चीज कह सकते हैं कि जब सारी कंट्रीज एक साथ आ जाती हैं और एक यूनिट की तरह बिहेव करने लगती हैं, हम उसे कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। पॉलिटिकली भी ग्लोबलाइज हो सकता है, इकोनॉमिकली भी ग्लोबलाइज हो सकता है, कल्चरली भी ग्लोबलाइज हो सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो अनफोल्ड होते हैं। बट मेजॉरिटी जो क्राइटेरिया है और मेजॉरिटी जो एस्पेक्ट है जिसकी बात की जाती है तो वो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। 1991 से पहले हमारी कंट्री किस तरीके से थी? तो इस तरीके से प्रोटेक्टेड थी, मतलब हमारी जितनी भी पॉलिसीज थी वो प्रोटेक्टेड थी। हम हमारे यहीं पे सारी चीजें प्रोड्यूस करना चाहते थे, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे। हम ये चीज चाहते थे कि इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें आए वो क्या है, लिमिटेड आए, और उसी के साथ साथ जितनी चीज हमें चाहिए वो इंडिजीनियसली हम डेवलप कर लें। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम। प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम। अब ये धीरे धीरे चेंज हुआ 1991 के बाद। उसके पीछे क्या रीजन थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्या चीजें आई हमारे सामने? तो हमारे सामने ये चीज आई कि धीरे धीरे हमारी बॉर्डर जो है वो पोरस हो गई। बॉर्डर जो है वो पोरस हो गई। अब हमारे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया, बाहर की कंपनीज आने लग गई। 1991 के बाद आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आने लग गए। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर आने लग गई, बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज आने लग गए। तो हम क्या हुए, हम बाहर की कंट्रीज के साथ एसोसिएट हो गए। इससे पहले हमने हमारा एनवायरनमेंट जो क्लोज रखा था, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद उसे ओपन अप किया और अब हम बाहर की कंट्रीज के साथ अटैच हो गए। अब अटैच होने के अलग अलग फायदे हैं। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी तो बढ़ी कहीं ना कहीं, बट उसके बहुत सारे नुकसान भी हुए हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे स्टेट के ऊपर, दैट इज इंडियन स्टेट। ठीक है, हमारी सरकार के ऊपर, हमारी राज्य व्यवस्था के ऊपर। उन सारी चीजों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस चीज को हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से क्या चीजें होती हैं? ग्लोबलाइजेशन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, बाहर के देशों से संबंध बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम एक यूनिट की तरह बिहेव करने लगते हैं। और क्या रीजन रही ये ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट हुई? तो उसके पीछे रहे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये मेजर रीजन रहा। और अगर डीप में बात करें तो इंटरनेट एंड अदर मैकेनिज्म, वो इस चीजों को क्या किया, फैसिलिटेट किया, ग्लोबलाइजेशन को अनफोल्ड करने में उसकी मदद करी। तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या इंपैक्ट रहे। अब इंपैक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपैक्ट ऑन स्टेट। तो व्हेन वी आर बिहेविंग लाइक यूनिट, ठीक ठीक। अब क्या हुआ, आपने देखा कि मैंने इंडिया को इस तरीके से बनाया, बाउंड्रीज पोरस हो गई, बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के अंदर आ सकते थे। तो अब क्या चीज डिटरमाइन करने लग गई इंडिया के मार्केट को? तो वो था मार्केट सिस्टम। डिमांड सप्लाई वाला फॉर्मूला जो है उस चीज को डिटरमाइन करने लग गया। अब अपने आप इकोनॉमी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट हो रही थी। बट अगर ऐसा होगा तो उसके अंदर इंडिया का से कम हो जाएगा। बाहर अगर किसी देश में डिप्रेशन आता है, ठीक है, वहां पे मंदी आ जाती है, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी होगा। उसके अंदर स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर स्टेट कोई बदलाव चाहता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई बदलाव करना चाहती है, तो उसके पास कोई ना कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए। सो 1991 के पहले तो खूब सारी अथॉरिटी थी, हर एक चीज के लिए लाइसेंस लिया जाता था, हर एक चीज के लिए परमिशन ली जाती थी। स्टेट जो है सारे मेजर्स का ध्यान रखता था। बट अब जो है, अब ये मार्केट डिटरमाइन करने लग गया, तो इंडिया का क्या हो गया, लेस कंट्रोल। इसी चीज को थोड़ा सा और अनफोल्ड करने की कोशिश करें और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें,
तो 1991 रिफॉर्म्स भी हमने कोई हमारी स्वेच्छा से नहीं किया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था हमारे सामने, 15 दिन के पेमेंट था हमारे पास सिर्फ डॉलर्स में। तो उस समय पे हम गए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से मांगने कि आप दे दीजिए हमें कुछ पैसा, हमारे दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला पैसे आपको भरपूर मिल जाएंगे, उस चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ये हमारे लिए यूजफुल हुए, बट एक चीज ये भी समझने की कोशिश करिए कि जब इनको लाया गया तब हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था, हमें कंपेल किया गया था कि हम क्या करें, रिफॉर्म्स करें। तो इसके अंदर स्टेट की अथॉरिटी अंडरमाइन हुई कि नहीं हुई? स्टेट की अथॉरिटी डेफिनेटली अंडरमाइन हुई। तो इन सारी चीजों से हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज और बाकी तरीके के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, इंडिया के अंदर पैसा डाला, वो मार्केट के हिसाब से चीजों को डिटरमाइन करते हैं और स्टेट का से उसमें कम हो जाता है। स्टेट जो है प्रॉपरली उसे फैसिलिटेट नहीं कर पाता, चीजों को मैनेज नहीं कर पाता। तो ये इंपैक्ट रहा स्टेट पे, स्टेट की पावर रिड्यूस हो गई धीरे धीरे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगली चीज समझते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग। कंपनी होगी यूएसए की, पर क्या ये यूएसए में प्रोडक्ट बनाएगा? एप्पल को ही देख लीजिए, क्या एप्पल अपने प्रोडक्ट यूएसए में बनाता है? जी नहीं। क्यों नहीं बनाता वो यूएसए में? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर यूएसए के अंदर वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा तो उसे वहां के लेबर लॉस को देखना पड़ेगा। ठीक। दूसरी चीज, वहां पे वेजेस ज्यादा होंगी, वेजेस ज्यादा होंगी, लेबर लॉस ज्यादा होंगे, वहां पे कंडीशंस ज्यादा होंगी। तो वो क्या करता है, वो एक काम करता है कि अब हम चलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। यहां क्या होंगी, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, यहाँ पे चाइना में भी जो है लेबर ज्यादा है, तो वहां पे क्या होंगी, हमारा कॉस्ट कम होगा, वेजेस हमें कम देनी पड़ेंगी। जो लॉज हैं वो उतने स्ट्रिंजेंट नहीं हैं, और अगर स्ट्रिक्ट हैं भी तो इंडिया जैसी कंट्री में उन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कराया गया है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो इस कंट्री में है बट उसका प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में हो। अब समझिए, ये जो कंपनी है यूएसए की, तो इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन किसका होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इंडिया के अंदर वो किसी तरीके का काम करते हैं, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? जी नहीं। कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। ये चीज आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं। हमारे यहाँ पे क्या कर देती हैं, वो सब स्टैंडर्ड एंड इनह्यूमन कंडीशन डेवलप कर लेती हैं। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एंड इनह्यूमन कंडीशन। आप देख पाएंगे कि इंडिया का लेबर किस तरीके से रहता है, क्या कनाडा का और यूएसए का उस तरीके से रहता है? जी नहीं। तो ये इंपैक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन का, हमारे जो वेजेस थी वो और डिक्रीज हो गई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और दूसरी चीज के बारे में समझते हैं। द अदर थिंग इज कल्चरल डायमेंशन। कल्चर डायमेंशन की जब हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ने एक प्रोसेस को इनिशिएट किया जिसे हम कहते हैं होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि होमोजेनाइज कर दिया, जो स्मॉलर कल्चर है उसे क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया। ठीक है, स्मॉलर कल्चर की कोई आइडेंटिटी नहीं रही। हर एक इंसान मॉडर्नाइज होना चाहता है, बट मॉडर्नाइज के चक्कर में क्या होने लग गया, मॉडर्नाइज के चक्कर में होने लग गया वेस्टर्नाइज। कौन चाहेगा वेस्टर्नाइज होना? वेस्टर्नाइज का मतलब कि वेस्ट के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उसे भी हमने ले लिया और जो खराब चीजें हैं उसे भी हमने ले लिया। बट मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि हम सारी चीजें सीख रहे हैं, नई नई चीजें हमारे अंदर ला रहे हैं, बट वही चेंजेस जो हमारे लिए सूटेबल है।
तो हर एक इंसान मॉडर्नाइज होना चाहता है, बट यहां प्रोसेस शुरू हो गई वेस्टर्नाइजेशन की। तो ये चीज सामने हमें क्या देने लग गई, दिक्कत देने लग गई। उसी के साथ साथ आप ये चीज देखिए, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, क्यों इंग्लिश को इतना महत्व दिया जाता है? हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, ठीक। अगर कंट्रीज की बात करें तो बाकी लैंग्वेजेस भी हैं, तो क्यों उन्हें इक्वल फुटिंग नहीं मिल रही? उसका रीजन है ग्लोबलाइजेशन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनके पास पावर था तो उस पावर का यूज करके इन्होंने अपना कल्चर सुपीरियर बता दिया, ठीक है। आपने ये डॉक्ट्रिन के बारे में भी सुना होगा, बर्डन ऑफ वाइट मैन, मतलब आप लोगों को जो है शिक्षित करना, आप लोगों को सिविलाइज करना, ये किसका काम है? ये व्हाइट मैन का काम है। ये चीज उन्होंने डॉक्ट्रिन सामने रखी, बट उन्हें ये नहीं मालूम कि जब वहां पे वो जंगलों में घूम रहे थे, हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फल फूल रही थी। बट ये हुआ क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी उस तरीके से क्या हुआ, उनका कल्चर सुपीरियर होता गया। होता कैसे गया? क्योंकि उन्होंने वैसा प्रोजेक्ट किया और बाकी कल्चर्स को वो अंडरमाइन करते हुए चले गए। ये हो गई प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है मैकडोनलाइजेशन। ये नेगेटिव तौर पे यूज किया जाने वाला वर्ड है, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से वेस्ट ने सारी चीजें अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं और आगे दूसरी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम आगे चलते हैं और दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो दैट इज फंडामेंटलिज्म एंड एथनिक मूवमेंट। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसके अंदर हमने देखा होमोजेनाइजेशन। सो अगर किसी कल्चर को होमोजेनाइज करने की कोशिश की जाएगी, उसे होमोजेनाइज करने की कोशिश की जाएगी, तो क्या उसका रिएक्शन नहीं आएगा? रिएक्शन क्या था? फंडामेंटल मूवमेंट। जो स्मॉलर कल्चर हैं उनके यहां पे क्या चालू हो गया? फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट। वो ये कहने लग गए कि जिस तरीके का हमारा कल्चर है उसे वापस रिवाइव करो, जो चीजें बेसिक डॉक्ट्रिन्स में लिखी गई हैं उन्हें फॉलो करो, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एथनिक मूवमेंट चालू हो गए, क्लैशेस चालू हो गए। तो ये रीजन भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन का एक रीजन है। इसके आगे चलते हैं और आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। सो दैट इज इकोलॉजिकल डायमेंशन। तो जब हम इकोलॉजिकल डायमेंशन की बात करते हैं, जो एमएनसीज आई, एमएनसीज का क्या रोल था? एमएनसीज का रोल था प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग इनका रोल था, और उसके लिए इन्होंने यूज क्या किया? रिसोर्सेस। रिसोर्सेज इंक्लूड्स फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, और अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसके अंदर लेबर भी इन्होंने यूज किया। और इसे यूज करके इन्होंने डेवलपमेंट किसका किया? खुद का डेवलपमेंट किया। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ये इंपैक्ट करी हमारी सोसाइटी को। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ विन विन सिचुएशन नहीं है। जीतता कौन है? जिसके पास ज्यादा पावर है। और दिक्कत किसको होती है? जिसके पास कम पावर है, दैट इज अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये चीज आपने देख ली यहां पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's video lecture. I hope you liked it. Thank you very much for watching, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.